So let us start with the supply schedule. In demand chapter we have learned about the demand schedule. Same in supply chapter also we are going to learn about the supply schedule. It is same as demand schedule. The only difference is in that chapter the commodities were demanded by the consumer, and in this chapter the commodities are supplied by the producer. Rest everything is same. In that chapter demand curve was sloping downward from left to right. In this chapter supply curve slopes upward from left to right. Okay, it's very easy. If you are by hearting demand, then you can easily understand supply and it will be easy for you to write in the exam. Okay, distinguish between is asked for this individual supply schedule and market schedule. So let us start सप्लाई स्केड्यूल. ओके, डिमांड चैप्टर में भी था, इसमें भी है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. अभी इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज. ओके, वेरियस अलग अलग क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल. एक प्रोड्यूसर सेल करता है एट वेरियस प्राइजेस, अलग अलग दाम पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो इंडिविजुअल सप्लाई मतलब अलग अलग क्वांटिटी किसकी, कमोडिटी की, जो प्रोड्यूसर सेल करता है अलग अलग दाम पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक सही समय पे. ओके, वेयर इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज. ओके, अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल प्रोड्यूसर मतलब सारे प्रोड्यूसर. ओके, वहाँ पे सिर्फ एक प्रोड्यूसर के बारे में, जैसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में हम एक कंज्यूमर के डिमांड के बारे में पढ़ते थे, उसी तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई में एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड टाइम. तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि यहाँ पे बट वी हैव टू टेक मार्केट मतलब सारे प्रोड्यूसर्स. अभी ये मार्केट, यहाँ पे हमने ग्राफ में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, यहाँ पे हमने तीन ही सप्लाई, लेकिन ऐसे नहीं कि मार्केट में तीन ही प्रोड्यूसर या सप्लाई, बहुत सारे, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए तीन लिया है. ओके, सो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज विच ऑल प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स है मार्केट में, विच ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू सेल. ओके, विच ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू सेल एट डिफरेंट प्राइजेज, अलग अलग दाम पे, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक अलग समय पे अलग दाम पे जो प्रोड्यूसर सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई. सो यू ऑल कैन सी यहाँ पे वेरियस क्वांटिटीज, यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, दैट विच ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू सेल. ऑल, ओके, यहाँ पे विच अ मतलब एक, ओके, अ मतलब सिंगल वन. Producer is willing to sell at different various prices during a given period of time. यहाँ पे all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. Okay, then वहाँ पे tabular representation दिया है. Okay, tabular representation has been given. So price of a commodity has been given 10, 20, 30, 40, 50 and उसके हिसाब से supply. 10 था तो 100, प्राइस बढ़ा 10 से 20 हुआ तो सप्लाई भी बढ़ गई 200, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है. ओके, एंड प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, जैसे जैसे दाम बढ़ेगा वैसे ज़्यादा सप्लाई करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. देन 30 था तो 300, 40, 400, 50, 500. इसका एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. यू ऑल कैन राइट ऑफ योर ओन. ओके, अपने ओन से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ये डायग्राम, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करके यू ऑल कैन राइट. Okay, then individual supply curve has been given. Okay, you have to write price same. यहाँ पे डिमांड के जगह क्वांटिटी सप्लाइड आएगा इन kg. Okay, then what is SS? SS is a supply curve. कैसा है? Which slopes upward. देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कैसे जाएगा? Let us see. See, जब 10 था तो it was 100. Okay, फिर उसके बाद 20 तो 200. देखोगे आप, 30 तो 300, 40 तो 400 एंड 50 to 500. फिर जब इसको आप ज्वाइन करोगे देन ये देखो ये अपवर्ड जा रहा है. ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, ऐसे इसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व. ओके, इसका भी एक्सप्लेनेशन यू हैव टू राइट कि ऑन द वाई एक्सिस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन, ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड इज गिवन एट 10
एट 10 रुपीज़, क्वांटिटी सप्लाइड वाज 100 एट 20, ऐसे करके लिखना है. देन आपको लिखना है कि सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, एंड इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. ओके, उसमें इन्वर्स था, यहाँ पे डायरेक्ट है. ये दोनों के एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट ऑफ योर ओन, नो प्रॉब्लम. ओके, लेकिन जब डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछते हैं तो आपको ये लिखना है एंड डायग्राम बनाना है. डायग्राम इज मस्ट, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा. जो मैंने डिस्टिंग्विश पहले भी दिए थे, जैसे एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ओके, देन इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, वो सब जो भी अगर एग्जाम में डिस्टिंग्विश पूछते हैं तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा. 2 पॉइंट ज़रूरी. एक तो पहले जो पूछा है, जैसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन पूछा तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है और उसका डायग्राम. अगर इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड पूछा तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, उसका डायग्राम टेबल भी बनाए तो भी अच्छा रहेगा. ओके, तो इसमें भी अगर पूछ रहे तो यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन लाइक रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एंड यू हैव टू मेक अ डायग्राम. ओके, नाउ लेट अस सी द अनदर वन, दैट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल. एज आई हैव टोल्ड, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो ऑल प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं. ऑफर भी आप लिख सकते हो, टू सेल एट डिफरेंट प्राइजेस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना है. ओके, नाउ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जो टेबल होता है इसको हम बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे प्राइस दिया है ऑफ अ कमोडिटीज. यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड, ये ए प्रोड्यूसर है, ये बी प्रोड्यूसर है और ये सी. एक्चुअली में 3 नहीं होते बट हमने सिर्फ यहाँ पे लिया, एक्चुअली में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते. ओके, तो जब 10 रुपये था, आपको दिस ओनली हैव टू राइट इन एक्सप्लेनेशन दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाज 10, producer A supplied 100 units, producer B supplied 200 units and producer C supplied 300 units. मतलब 10 रुपये था तो A ने 100 किया, B ने 200 किया एंड C ने 300 किया. एंड फर्दर जब 50 था प्राइस, मतलब 20 पे 200, 300, 400, ऐसे 30 पे जब फर्दर 50 था तो A ने कितना सप्लाई किया 500, B ने कितना सप्लाई किया 600 एंड C ने कितना सप्लाई किया 700. आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है. अब याद कैसे रखना है, ये तो आप याद रखोगे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे याद रखना. यहाँ पे 100, 200, 300 फर्स्ट लाइन इसका और इसका याद रखो. इट्स वेरी इजी, 10, 20, 30, 40 इट्स इजी टू रिमेंबर. यहाँ पे लिखना है 100, 200, 300. अब 100 से स्टार्ट किया तो 100, 200, 300, 400, 500, 200, 300, 400, 500, 600, 300, 400, 500, 600, 700. You have to remember the first line, rest you have to keep on increasing one by one. This you have to remember. Okay, and you have to total, क्योंकि हम मार्केट सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इन तीनों को ऐड करना है 5 and 600 एंड ऐड करके ये हमारा मार्केट सप्लाई है. अब इसको हमको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है. ओके, सो लेट अस सी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. So now let us see the graphical representation of market supply curve, supply schedule. Okay, so here you will be writing X, here Y, here 0. Okay, then quantity supplied, then here you will be writing price. Okay, then quantity supplied you will be taking this one. Okay, total you will be taking. एंड ये अंदर का नहीं लेना है, यहाँ का लेना है. टेक्स्ट बुक में 300 दिया है, वी कैन स्टार्ट विथ 600 ऑल्सो. सो 600, 900, ओके, 1200, 1500 एंड 1800. ओके, देन ऑन 10 विल बी टेकिंग 10, नीचे से ऊपर जाना है 20, 30, 40 एंड 50. ओके, अभी 600 पे 10 था तो कितना मार्केट, मतलब सबने कितना किया 600. फिर 20 पे कितना किया 900, 30 पे 1200. ओके, देन 40 पे 1500 एंड इस पे 1800. तो हमारा ये जो सप्लाई कर्व है ये अपसाइड जा रहा है, स्ट्रेट आपको लाइन बनाना रहेगा. दिस इज एस एस सप्लाई
कर्व जो अपवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना रहेगा एग्जाम में. ओके, एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है. आप अपने वर्ड्स में दोनों के लिख सकते हैं. डिमांड का मैंने एक्सप्लेन किया था, इट्स वेरी इजी. आई थिंक यू ऑल कैन डू ऑफ योर ओन. ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट अस सी द variation and changes in demand. Now let us see the variation in supply. See, in variation there are two types of variation. The first is expansion and the second is contraction. As I have taught you all in demand also same variation and changes. So variation in supply price के वजह से होता है, इसलिए बोलते हैं V is equal to P. Variation हमेशा price के वजह से होता है, changes हमेशा other factor के वजह से होता है. ओके, प्राइस के वजह से चेंजेस होता है. तो अगर मैं बोलूँगी एक्सपांशन मतलब प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा. कॉन्ट्रैक्शन प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एंड इसमें वेरिएशन में अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे. अदर फैक्टर्स विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट विथ वेरिएशन इन सप्लाई. ओके, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज द सेम वी हैव लर्न इन डिमांड. In that chapter only there was demand, and in this chapter there is supply. So let us see variation in supply. When quantity supplied varies due to change in price, other factor remains constant. Supply में variation आता है किसकी वजह से? other factors की वजह से. and price कैसा रहता है? constant रहता है. उसको बोलते हैं variation in supply. इसमें दो तरीके के हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपांशन refers to राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड. एक्सपांशन है मतलब बढ़ा है तो क्या बढ़ा होगा? क्वांटिटी सप्लाइड. राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू राइज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है प्राइस के वजह से और अदर फैक्टर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस. ये ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है. ओके, बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो ये हमारा न्यू है. तो प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी. प्राइस बढ़ा, यहाँ से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा, ये न्यू हमारा फॉर्म होता है. एंड देन हमको सेम उस पर डिमांड कब लेना पड़ेगा, सप्लाई कब लेना पड़ेगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप करेंगे. ये जो है पॉइंट, ये एक्सपेंशन का पॉइंट है, मतलब m से n तक एक्सपांड हुआ है. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व ड्यू टू राइज इन प्राइस. ओके, नाउ लेट अस सी द कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन refers to fall in quantity supplied due to rise in price, other factor remains constant. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मतलब फॉल हुआ है, वहाँ पे राइज हुआ था सप्लाई में, यहाँ पे फॉल हुआ है क्योंकि प्राइस कम हुआ है. तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है. प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गई, तो ये हमारा एसएस कर्व. तो अभी इस पर हम सेम उस पर दोनों कर्व ले रहे हैं. ओके, एंड इट इज़ इन डाउनवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व ड्यू टू फॉल इन प्राइस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चेंजेस इन सप्लाई. ओके, चेंजेस इन सप्लाई, जब सप्लाई में चेंजेस होता है किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं. वेरिएशन में प्राइस की वजह से V इज इक्वल टू P, V इज इक्वल टू P, C इज इक्वल टू O. चेंजेस किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर की वजह से. एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चंस, चेंजेस इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई. चेंजेस इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए 2 मार्क्स के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द चेंजेस इन सप्लाई. So in changes in supply, other factor changes and price remains constant. मतलब यहाँ पे क्या? प्राइस कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज क्या होगा? अदर फैक्टर. ओके, चेंज क्या होगा? अदर फैक्टर. अभी सी डिमांड में तो हमने पढ़ा था अदर फैक्टर मतलब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, टैक्सेशन पॉलिसी, चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, वो सब. अभी इसमें व्हाट इज अदर फैक्टर? सी जो डिटर्मिनेंट है सप्लाई को, दैट इज़ बिन रिड्यूस, मतलब वो निकाल दिया है. तो इसीलिए एक बार सिर्फ हम गो थ्रू करते हैं. जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया अदर फैक्टर में. अभी टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट कर सकता है? अगर मैं अच्छी अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती हूँ, कम दाम में ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी तो ज़्यादा सप्लाई करूँगी. ओके, फिर जैसे टैक्सेशन पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेशन इम्पोज करती है, लगाती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर ज़्यादा टैक्स ले लिया तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टैक्स भरेंगे. वहीं पे अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती, सब्सिडी मतलब एक तरीके का बेनिफिट होता है विच प्रोड्यूसर गेट्स. तो अगर उसको सब्सिडी मिलती है, प्रोड्यूस मोर, तो सप्लाई
बढ़ेगा। ओके, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, गुड्स बनाने का जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो भी वो सप्लाई कम करेगा, सॉरी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो ये अदर फैक्टर्स है, और भी अदर फैक्टर्स है वो हम अजम्पशंस में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स और अजम्पशंस इट्स सेम, ओनली इन अजम्पशंस आपको अज्यूम करना है, बाकी जो कंसेप्ट है वो एक ही है। ओके, so increase in supply and decrease in supply. Okay, other factor change in supply में and price remains the constant. Now increase in supply मतलब increase in supply refers to rise in supply, वो तो पता है, increase हो रहा है मतलब rise हो रहा है। ओके, rise in supply किसके वजह से? ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस। किसके वजह से? फेवरेबल चेंजेस। ये चेंजेस है किस में? अदर फैक्टर में। तो ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। ओके, जैसे कि फॉल इन टैक्सेशन, फॉल इन प्राइस, तो यहाँ पे व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? यहाँ पे प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, योर प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो यू हैव टू रिमेंबर कि राइज इंक्रीज मतलब राइज इन प्राइस। ओके, किसके वजह से? फेवरेबल चेंजेस। किस में फेवरेबल चेंजेस? अदर फैक्टर। फेवरेबल मतलब जो प्रोड्यूसर के फेवर में आता है उसको बोलते हैं फेवरेबल चेंजेस। अब प्रोड्यूसर के फेवर में क्या आ सकता है? फॉल इन टैक्स। अगर टैक्सेशन कम हो गया मतलब उसके फेवर में है तो वो इंक्रीज करेगा सप्लाई को। फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग गया तो भी वो इंक्रीज करेगा, मतलब ये उसके फेवर में है, तो इसलिए बोला जाता है फेवरेबल चेंजेस। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? प्राइस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सी ये देखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस है। जैसे कि डिमांड में यहाँ पे वी कैन नॉट शो क्योंकि प्राइस इज कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स नहीं दिखाते। अदर फैक्टर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड मतलब अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंजेस आया रहेगा। ओके, नाउ लेट अस सी द डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू फॉल इन सप्लाई। ओके, फॉल हुआ है सप्लाई में किसकी वजह से? अदर फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, जैसे कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया। ओके, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया तो उसका प्रोडक्शन का खर्चा ज़्यादा लगेगा। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स बढ़ गया तो भी सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी क्या कांस्टेंट रहेगा? प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। यू कैन सी प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। Okay, diagram is important. Exam if they are asking for distinguish between either contraction, extension, market supply or demand, then diagram is must, then only you'll getting perfectly 2 marks. Okay, so price and here it is quantity supplied. Okay, we can see increase, see increase, supply is increasing. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ओरिजिनल हमारा सप्लाई कर्व है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये जो कि कांस्टेंट है, ये हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है। अब सप्लाई इंक्रीज हो गई है, किसके वजह से हुई होगी? अदर फैक्टर की वजह से। तो ये जो हमारा एसएस कर्व है ये आगे की तरफ आ गया है। ओके, ये न्यू एसएस कर्व है, तो ये हमारा आगे मतलब ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम एम से एन। ओके, देन सेकेंड इज यू कैन सी हमारा ओरिजिनल है। ओके, अब ये क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, पीछे आ गया क्योंकि अनफेवरेबल चेंजेस आया होगा इसलिए ये डिक्रीज हो गया है। सो यू कैन सी इट्स वेरी इजी, वी हैव डन इन डिमांड, इट इज़ सेम एज डिमांड। ओके, इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको लिखना रहेगा एक्सप्लेनेशन में दैट क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन वाई एक्सिस। ओके, सॉरी, प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। फ्रॉम OQ to OQ1, ओके, फ्रॉम OQ to OQ1 प्राइस इज डिक्रीजिंग। फ्रॉम यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम OQ to OQ1 प्राइस इज इंक्रीजिंग। ये जो कर्व है, ओके, ये कर्व शिफ्ट कर रहा है ओरिजिनल से। ओके, ये बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है एंड ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। तो ये दिस ये लेफ्ट टू राइट, इट्स वेरी इजी, गो थ्रू इट as we have all same we have done in demand. Even though if you all have doubt, you all can ask. Thank you for today's lecture.